मित्रों, मैं चौथी बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, मैं चौथी बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं। जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सबने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए। इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है। क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका, वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो, तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास, दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन, चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की। હવે નજર કરીએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર। મેલાસણા ગામમાં ઘરના વાડામાંથી 7 ફૂટ લાંબા અજગરનું રેસ્ક્યુ। ઘરમાં મહાકાય અજગર ઘૂસી જતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ। એનિમલ લાઈફ કેરની ટીમે અજગરનું રેસ્ક્યુ કરતા સ્થાનિકોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ।
સાબરકાંઠામાં વિજયનગર માર્કેટમાં આવેલા મેડિકલ સ્ટોરમાં ઘૂસ્યો સાપ. કોબરા સાપ આવી ચડતા દુકાનદાર સહિત આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો. વન વિભાગના CS ચૌધરીએ સાપનું રેસ્ક્યુ કરતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. વડોદરાના માલસર ગામમાં દીપડાનો તરખાટ. ઘરની બહાર બાંધેલ પાડાનો કર્યો દીપડાએ શિકાર. દીપડાના આતંકથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ. દીપડાને પાંજરે પૂરવા વન વિભાગને કરી માંગ. વડોદરામાં ભાજપના કોર્પોરેટર રમેશ પરમારના પુત્ર તપન પરમારની નીકળી અંતિમ યાત્રા. ભાજપના નેતાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા. કોર્પોરેટર રમેશ પરમારે હૈયાફાટ આનંદ સાથે પુત્રને અંતિમ વિદાય આપી. વડોદરામાં ભાજપ નેતાના પુત્રની હત્યા કેસમાં વધુ ધરપકડ. તપન પરમારની હત્યાના કેસમાં વધુ 2 પકડાયા. એસઓજીની ટીમે રાત્રે બંને ફરાર આરોપીઓને દબોચ્યા. પાલિકાના પાપે પાલીતાણાની ખારો નદી બની દૂષિત. ખુલ્લેઆમ હજારો લીટર દૂષિત ડ્રેનેજનું પાણી ભળતું હોવાથી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં રોગચાળાની ભીતિ. ખેડૂતોની જમીનને પણ નુકસાનની ભીતિ. અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. ઘઉંના બિયારણના ભાવ વધતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા. અરવલ્લીના ખેડૂતોએ સરકાર પાસે ઘઉંની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની માંગ કરી. ખેડૂતોએ કહ્યું, ચાલુ વર્ષે ઘઉંના બિયારણનો ભાવ 20 કિલોના 400 રૂપિયા જેટલો વધ્યો. ખેડૂતોએ ચોમાસામાં વરસાદથી લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું પણ જણાવ્યું. चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली. और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती हैं. क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा. और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना. कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की. 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए. और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे. दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते हैं. हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है, विवाद भी नहीं होता है. ये बहुत बड़ी भी. जब कोरोना का संकट आया, दुनिया के विकसित देश अपनी तो चिंता कर ही रहे थे, साथ में भारत की विशेष चिंता करते, क्योंकि हम सब जानते थे, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था. वो सोचते थे कि क्या होगा भारत का 140 करोड़ की आबादी और कोरोना को कैसे टैकल करेंगे. पर हमारी परंपराओं में, हमारी पद्धतियों में एक ताकत पड़ी है. जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कोरोना का सामना सबसे अच्छा भारत ने किया है, कम से कम नुकसान के साथ.